एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होगा। एक हो गए कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक फंडामेंटल अजम्पशंस, एक कन्वेंशंस आगे फॉलो करेंगे वो। तो पहले अजम्पशंस की ये तो ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो ये तो फॉलो होगा ही होगा। देयर आर 3 अजम्पशंस, एक गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक कंसिस्टेंसी अजम्पशन और एक अक्रूवल अजम्पशन। एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, दे आर द कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड। ये अज्यूम किया जाएगा, आप अपने अकाउंट्स लाए हो, ये तो अज्यूम किया जाएगा कि आपने ये अजम्पशंस अप्लाई करी ही होंगी, नहीं करी तो आपके जो स्टेटमेंट्स है वो रिलायबल नहीं। इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The entities which do not follow any of the fundamental accounting assumptions, they are required to disclose which of these assumptions आपने नहीं करी, तो आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट रिलायबल। कैसे लगेगी, आपको पता ही नहीं था, नहीं नहीं भाई साहब मुझे पता था। गोइंग, अभी जैसे मैं बोलूँ ना गोइंग कंसर्न अजम्पशन, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गोइंग कंसर्न अजम्पशन होता है मतलब इट इज अज्यूम्ड द बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। भाई साहब नहीं, बिजनेस बंद करने वाला हूं मैं, आई हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ये मेरे पे अप्लाई नहीं होता, तो मैं डिस्क्लोजर दूंगा ना, मैं डिस्क्लोजर दूंगा कि भाई मैं जा रहा हूं यहां से, मैं जा रहा हूं, बहुत हो गया तुम्हारा, बस छुट्टी, कोई नहीं। इफ आई हैव रीजंस टू बिलीव तो मैं वो अजम्पशन फॉलो नहीं करूंगा और मैं डिस्क्लोजर दे दूंगा। अगर कोई डिस्क्लोजर नहीं है तो इट विल बी प्रिज्यूम कि आपने ये सारी अजम्पशंस फॉलो करी होंगी। ओके, द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस recognized by AS1 disclosure of accounting policies are, there are 3 assumptions. Where are they laid down? AS1, AS is accounting standard 1, accounting standard 1 क्या है, disclosure of accounting policies। तो AS1 में पहली assumption going concern assumption। अब ध्यान से सुनना, आप चाहे assumption याद कर रहे हो, कन्वेंशन याद कर रहे हो, सबसे पहले होगा 3 स्टेप्स में याद होगा, याद करना है। कोई भी एक एक्सप्लेन करने को आ सकता है 3 to 4 मार्क्स में। तो पहले होगा स्टेटमेंट, कम से लग रहे हैं लेटर्स, पहले होगा स्टेटमेंट। तो ये तो आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी है कि वो कहना क्या चाहते हैं। जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन, it is assumed that the business is going to last for an indefinite period of time and there is no intention to close the business or even scale down its operations significantly. Point पहले होगा statement of the assumption or the convention or the principle, तो वो आपको word to word। फिर explanation कि सर मतलब क्या है इसका जो आपने बोला, वो से कहते हैं एक्सप्लेनेशन, वो सेकंड स्टेप होगा। फिर लास्ट स्टेप होगा एग्जाम्पल, इफ एनी, मतलब अगर आपको कोई एग्जाम्पल आता है तो आप दे दो, वरना वो एक्सप्लेनेशन ही डिटेल्ड होनी चाहिए कि आपने एक्सप्लेन कर दिया क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन इंक्लूड्स इम्प्लीकेशन ऑन अकाउंटिंग। इम्प्लीकेशन मतलब उससे अकाउंटिंग का क्या मतलब, आपने ये रूल तो बना दिया, उससे अकाउंटिंग में क्या ध्यान रखना है, बात समझ आई, उसे कहते हैं इम्प्लीकेशन, उसे कहते हैं इम्प्लीकेशन। तो एक्सप्लेनेशन में इम्प्लीकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से सुनेंगे, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला ये जो फर्स्ट लाइन है वो स्टेटमेंट नहीं होती, ये तो बस एक छोटी सी समरी होती है, बिजनेसेस को तो आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। यहां से शुरू होता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन प्रिस्क्राइब्स that the transaction should be recorded and reported on the basis that, अब शुरू हो रहा है रूल, कह रहे जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly। मतलब कह रहे जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये अज्यूम किया जाएगा द बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ foreseeable period of time, मतलब अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. मतलब ना तो आपकी कोई ऐसे बिजनेस को बंद करने का प्लान है, ना ही ऑपरेशंस को स्केल डाउन करने का प्लान है. ये अज्यूम किया जाएगा. सर इससे अकाउंटिंग का क्या लेना देना? ये तो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी ना हुई, इससे अकाउंटिंग का क्या लेना देना? अब मैंने अगर मशीन खरीदी रोनित, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया आपने, तो एसेट या एक्सपेंस? एसेट, मतलब आप उसको एसेट मान रहे हो, एक्सपेंस नहीं मान रहे हो उस पर्टिकुलर पीरियड का. तो अब इससे फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख की मशीन खरीदी, तो आपने उस पीरियड का एक्सपेंस नहीं माना, एसेट माना. शॉर्ट टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज. लॉन्ग टर्म यूज, let us assume rate of depreciation is 10%. Let us assume rate of depreciation is 10%. तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? अमाउंट 50 लाख का 10% 5 लाख. तो आप सिर्फ 5 लाख अपना एक्सपेंस मान रहे हो. आप सिर्फ 5 लाख अपना एक्सपेंस मान रहे हो, बाकी क्या कर रहे हो? एसेट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. तो इनडायरेक्टली आप ये अज्यूम कर रहे हो ना कि आपका बिजनेस भी 10 साल चलेगा. सोचो आपने 50 लाख का खर्चा कर दिया, लेकिन उसको एक्सपेंस नहीं माना कि नहीं ये तो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा. एक्सपेंस थोड़ा थोड़ा करके मानेंगे. 5 लाख एवरी ईयर, ये मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा. तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो आपने ये अज्यूम कर लिया ना कि आपका बिजनेस भी 10 साल चलने वाला है. तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन की इंप्लीकेशन ही यही होती है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, दिस अजम्पशन, दैट वी डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कर तो रहे थे हम, बट दिमाग में एक बार थॉट नहीं है ना कि सर हमने तो मान लिया कि गाड़ी 10 साल चलेगी, 10 साल में इसकी कॉस्ट स्प्रेड कर दो. बिजनेस का क्या भरोसा, गाड़ी तो चलेगी, बिजनेस का जरूरी थोड़ी ना है. कह रहे वो अज्यूम किया जाता है बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न अजम्पशन. एंड द सैड पार्ट इज कुछ लोगों के स्कूल में ये सिलेबस में ही नहीं होता. मतलब है वो सैड पार्ट ही है, बिकॉज हम हर जगह अप्लाई कर रहे होंगे, ये चीजें कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. ये सारे जितने भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली हम अप्लाई कर रहे हैं. बट लॉजिक तो ये है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों के जवाब है इसमें सारे. क्यों के, टेल मी व्हाई के सारे आंसर्स इसमें है कि ऐसा क्यों हो रहा है. इट इज बिकॉज, ये हो गया आपका स्टेप 1 स्टेटमेंट. अब ये स्टेप 2 हो गया एक्सप्लेनेशन. It is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure, that is expenditure which will give us a long-term benefit, and a revenue expenditure, the benefit of which will be exhausted within the accounting period. On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost and then they are depreciated in a systematic manner over its useful life. फिर थर्ड हो गया आपका एग्जाम्पल. तो 3 पार्ट्स में आपको ब्रेक करना आना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा लिखें, बट पहले स्टेटमेंट आएगी, फिर उसकी इम्प्लीकेशन और एक्सप्लेनेशन आएगी, फिर एग्जाम्पल आएगा. वो कंप्लीट आंसर होगा और आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे. मार्क्स से ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग कि उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्या है. एग्जाम्पल कोई भी आप एसेट का एग्जाम्पल दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल अ मशीन परचेज फॉर 1,10,000, रेजिडुअल वैल्यू, ये भी जानबूझ के ना परेशान करने के लिए. अब रेजिडुअल वैल्यू होती है वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ. तो अभी क्यों करा इन्होंने आपके साथ ऐसे, जरूरत नहीं थी. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओसी इज द ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय estimated life. ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,10,000, रेजिडुअल वैल्यू थी 10,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 years. तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 10,000. एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो गई? 10,000. ये साला डायरेक्टली मतलब ये डायरेक्टली भी बता सकते थे परसेंटेज में, जरूरत पॉइंट इज आपने तो 1 लाख की मशीन खरीद ली, उसकी लाइफ तो 10 years है. आप हर साल एक्सपेंस कितना मानोगे? 10,000. Thus 1,10,000 will be recorded and reported in the balance sheet as an asset.
The cost of the machine is not treated as an expense in the year of purchase. It is treated as an asset. But जो उसकी depreciation है, वो expense मान लिया जाएगा. Going concern assumption. It is assumed that the business is going to last for a foreseeable period of time. There is no intention to close the business or scale down its operations significantly. So, leave it out. Going concern assumption.